नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। आपको आज एक महत्वपूर्ण खास चर्चा, क्योंकि आज का मुद्दा है एसआईआर पर माइक्रो मैनेजमेंट का। दरअसल हरियाणा में एसआईआर का दूसरा चरण शुरू हो गया है। दूसरे चरण को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने अपना काम भी शुरू कर दिया है, तो राजनीतिक दल भी माइक्रो मैनेजमेंट में जुट गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस विधानसभा स्तर पर नेताओं कार्यकर्ताओं एसआईआर का काम देखने वाली पार्टी प्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्योंकि एसआईआर के पहले चरण के बाद मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित हो गया है। अब मतदाता अपने और अपने परिवार के जो नाम है वो मतदाता सूची में देख सकते हैं। नाम नहीं होने की स्थिति में करना क्या है, 30 अगस्त तक दावे आपत्तियां आप दर्ज करा सकते हैं। ऐसे में अब कांग्रेस हो या फिर बीजेपी या फिर यूं कहें कि जो अन्य दल हैं, सब एसआईआर के दूसरे चरण को लेकर माइक्रो मैनेजमेंट में जुड़ गए हैं, क्योंकि जिस तरह से हर विधानसभा में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम कटे हैं, उससे सभी राजनीतिक दल चुनावी गुणा गणित की भी स्थिति का आकलन कर रहे हैं। ऐसे में खास बात यह है कि चुनाव न होने के बावजूद मतदाताओं की संख्या बल को लेकर चुनावी माहौल बन गया है। फिलहाल देखना यह भी होगा कि अब जो पार्टियां हैं उनकी रणनीति उनके चुनावी गणित साधने में कितने कारगर साबित वो होती हैं। आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ में जुड़ चुके, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। प्रदेश में सर यानी वोटर्स लिस्ट के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का अब दूसरा चरण शुरू हो गया है। चुनाव आयोग के तहत काम कर रहे बीएलओज पहले चरण में वेरिफिकेशन के बाद सामने आए पात्र मतदाताओं के ड्राफ्ट रोल बीएलओज के पास पहुंच गए हैं। मतदाता अपने अपने बूथ पर जाकर अपना और परिवार के सदस्यों का वोटर सूची में नाम देख सकते हैं। जिनका नाम इनमें शामिल नहीं है उन्हें दावे और आपत्ति दाखिल करने के लिए 31 जुलाई से 30 अगस्त यानी एक महीने का समय दिया गया है। इसके लिए आप अपने अपने बूथ पर जाकर सूचियां चेक कर सकते हैं। वोट जो कटी है उन वोटरों को हम एक चांस देंगे, उसके घर पे नोटिस भेजेंगे, बीएलओ उसको नोटिस लेके जाएगा। उस नोटिस में उसकी डेट लगेगी, भाई आप इस डेट को एईआरओ के पास आए और जो मैंने अभी 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनको लेकर आए, ताकि आपकी वोट दोबारा से वोटर लिस्ट में दर्ज की जा सके। गौरतलब है कि एसआईआर के दूसरे चरण के लिए बीएलओज ही क्यों, सत्ताधारी दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी अपनी कसरत शुरू कर दी है। कांग्रेस के बड़े नेता अपने दूसरे चरण के दौरों के लिए इन दिनों फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, नूंह और रेवाड़ी जिलों में पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बाकी मुद्दों के अलावा सर पर भी अपनी रणनीति बना रहे हैं। ऐसे ही बीजेपी ने बंद कमरों में एसआईआर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। पहले चरण में इतने वोट कट कैसे गए, इसकी पड़ताल की जाएगी। आज इस राणा विधानसभा की एसआईआर के आज प्रशिक्षण बैठक थी। तो हमारे हर बूथ के ऊपर कार्यकर्ता के हाथ में सूची होगी। फार्म 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। 6 नंबर फार्म में नई वोट बनेगी। 7 नंबर में ऑब्जेक्शन डाल के वोट कटवाई जाएंगी। 8 नंबर फार्म सुधारीकरण का होगा। तो इस प्रकार से तो सभी कार्यकर्ताओं को आज ट्रेनिंग दी गई है, जिससे कि पहले आपने काम किया है। यानी बीजेपी ही नहीं, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत काम कर रहे बीएलओज के अलावा कांग्रेस भी अब फील्ड में उतर गई है। तीनों ही माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट कर रहे हैं। वैसे भी अब लोगों खासकर युवाओं में करंट नजर आ रहा है। टोटल न्यूज हरियाणा ब्यूरो। तो आखिरकार देखिए, पहला चरण तो संपन्न हो चुका है। अब दूसरे चरण की तैयारी, दूसरे चरण में भी अलग अलग तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरे तरीके से इस पर काम कर रही हैं। देखना होगा कि पहले चरण में जितने वोट कटे हैं उसका असर, और दूसरे चरण में क्या उससे ज्यादा ये संख्या होती है, उससे कम ये संख्या होती है। इसी पर खास चर्चा करें। चर्चा की शुरुआत देवेंद्र कथुरिया जी आप ही के साथ में करते हुए, क्योंकि पहला चरण खत्म, उसकी सूची जारी, अब क्या लगता है, क्योंकि दूसरे चरण की शुरुआत, ये जो माइक्रो मैनेजमेंट की बात कही जा रही है, इस पर जो काम होगा
किस तरीके से आप देख पा रहे हैं हरियाणा में, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से वोटर्स का नाम कट जाना एक अच्छा संकेत नहीं है। देवेंद्र कथूरिया जी, आवाज मिल पा रही है? लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। डॉक्टर महेश कुमार भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर महेश कुमार, आवाज मिल पा रही है मेरी आपको? बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। बिल्कुल। डॉक्टर महेश कुमार, सवाल यही है कि माइक्रो मैनेजमेंट यानी कि दूसरे चरण की अगर बात करें तो एसआईआर की शुरुआत, लेकिन पहले चरण में इतनी बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से ये वोट कट जाने और उस जगह पर जो कि बीजेपी का गढ़ है। हमने पहली लिस्ट देखी, सबसे ज्यादा अगर नुकसान की बात, अगर आकलन लगाया जाए तो पहले चरण में बीजेपी को ही नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव के बाद इतनी बड़ी संख्या में वोटरों का कट जाना यानी कि उस वोटर लिस्ट से उन वोटर्स का नाम हट जाना। देखिए पंकज, इस बात का अनुमान पहले से लगाया जा रहा था कि एनसीआर के इलाके में ही सबसे ज्यादा जो वोटों के कटने की स्थिति है वो पैदा होने वाली है। वजह क्या है कि प्रवासी मजदूरों की संख्या, चाहे गुरुग्राम की बात आप करें, फरीदाबाद की आप करें, पानीपत की बात आप करें, एनसीआर का जो भी इलाका है जहां पर प्रवासी मजदूरों की संख्या काफी ज्यादा है, अलग अलग राज्यों से आने वाले मजदूर इन इलाकों में रहते हैं और सालों तक रहे, तो उसकी वजह से इनके वोट बनना भी लाजमी था और उनका यहाँ से गायब होना भी लाजमी था। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में औद्योगिकरण जो है बढ़ता हुआ नजर आया, योगी सरकार में जिस तरीके से औद्योगिक विकास उत्तर प्रदेश का हुआ, तो काफी सारे प्रवासी मजदूर जो है वो वापस अपने प्रदेश को लौट गए, यानी उत्तर प्रदेश लौट गए। बिहार के काफी सारे मजदूर जो प्रवासी मजदूर थे हरियाणा में थे, उनमें भी बड़ी संख्या में मजदूरों की वापसी कोरोना काल के दौरान हुई। तो ये मानकर चलिए कि अभी जो फेज सामने आया, करीब करीब 34 लाख वोट जो है एसआईआर के तहत काटे गए हैं जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, या लोग ऐसे वोटर जो अभी इस दुनिया में नहीं है, काफी सारे ऐसे लोग जो अपने एड्रेस पर नहीं मिल पाए, तो करीब 34 लाख की संख्या, और ये चौंका देने वाला आंकड़ा था। और ये तो पहले से नजर आ रहा था कि सबसे ज्यादा जो वोट काटे जाएंगे वो प्रवासी मजदूरों वाले इलाकों में काटे जाएंगे, यानी एनसीआर के इलाके में काटे जाएंगे और हुआ भी वही। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा, फरीदाबाद में ज्यादा, पानीपत में ज्यादा, जहां पर प्रवासी मजदूरों की संख्या ज्यादा थी वहां ये हुआ। और सबसे कम वोट वहां पर काटे गए जहां पर लोगों का आवागमन दूसरे राज्यों से लगभग ना के बराबर था। चाहे जैसे सिरसा के ऐलनाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर जो है हालांकि बॉर्डर का इलाका है, पंजाब उससे आगे लगता है, लेकिन इतना मानकर चलिए कि बहुत ज्यादा यहाँ आना जाना लोगों का दूसरे राज्यों से नहीं था। और जो वोटर यहाँ का था वो लगातार यहाँ अपने एड्रेस पर बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ वोटों के कटने की संख्या सबसे कम देखने को मिली। आप जिक्र कर रहे हैं कि नुकसान भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं और ऐसा होगा भी नहीं। वजह क्या है कि तैयारियों के लिहाज से मैं बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे कम नुकसान होगा। करीब 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब बीजेपी इसके लिए तैयारी कर रही थी और बंद कमरों में स्ट्रैटेजी यहां पर तैयार की जा रही थी बीजेपी के रणनीतिकारों की तरफ से। और बीते दिन भी इसी पर मैंने जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी के दस्तावेजीकरण विभाग की तरफ से पहले से डाटा एनालिसिस किए गए थे, डाटा माइनिंग की गई थी और यह सुनिश्चित किया गया था कि किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई नुकसान नहीं हो। और अब चूंकि प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता की तरफ से भी कोशिश की गई कि जो मैनेजमेंट किया जा सकता है, यानी वोटों को लेकर जो अपने वोट बचाने की जो कोशिश है वो और ज्यादा गंभीरता के साथ की जाए, इसी को लेकर एक खास बैठक भी उनकी तरफ से रखी गई थी। और इस बैठक का असर अब ग्राउंड जीरो पर भी देखने को मिलेगा, जब अलग अलग इलाकों में अलग अलग बूथ लेवल के मैनेजमेंट देखने वाले जो लोग हैं ये सुनिश्चित करेंगे कि बीजेपी का कोई वोट कटे नहीं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश कि एसआईआर के तहत किसी भी तरह का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं हो। अब दावे तो बड़े किए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन इन बयानों के असल मायने तो तभी समझ पाएंगे ना कि जब बूथ पर इनका मैनेजमेंट देखने को मिले, बूथ पर इनके लोग जो है वोटर लिस्ट उठाकर घर घर जाते नजर आए। लेकिन ऐसा न पहले हुआ, पहले चरण में जब एसआईआर में 34 लाख वोट काट दिए गए तब ऐसा कोई परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का देखने को बूथ लेवल पर नहीं मिला। और आगे भी इस तरह की कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास बूथ लेवल का संगठन नहीं है। जिलाध्यक्ष जरूर बना दिए गए, लेकिन मंडल अध्यक्ष जो है वो पूरे नहीं बना पाई कांग्रेस पार्टी। तो ये मानकर चलिए कि अभी
जो ग्राउंड जीरो पर यानी बूथ पर जो संगठन कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए था नहीं है और एक अरसे से नहीं है, तो इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा ही। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास में लौटूंगी और देवेंद्र कथुरिया जी के पास चलती है। देवेंद्र कथुरिया जी, क्योंकि महेश कुमार इस बात को कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस यहां पर मजबूती के साथ में उस मैनेजमेंट के हिसाब से काम नहीं करती है, जो कि बाकायदा हम बीजेपी को देखते हैं, एक रणनीति रहती है बीजेपी की, फिर चुनाव को लेकर हो, एसआईआर को लेकर हो, कितने वोटर्स हैं, किस तरीके की रणनीति के साथ काम करना है, बीजेपी बखूबी जानती है। अगर यहां पर कांग्रेस थोड़ी सी भी पीछे जाती है तो कितना बड़ा नुकसान आप देख पा रहे हैं? देवेंद्र कथुरिया जी, आवाज मिल पा रही है? जी अब सुन पा रहा, आप सवाल दोहराएं। हाँ बिल्कुल, देवेंद्र कथुरिया जी, सवाल यही है कि देखिए बीजेपी पूरी रणनीति के साथ काम कर रही है। अब माइक्रो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, फिलहाल इस पर भी पूरे तरीके से काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने आरोप जरूर लगाए हैं, लेकिन आपको धरातल पर किस तरीके से नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए ये जो पहला चरण रहा है, इसमें बिल्कुल इस बात से हम नकार नहीं सकते हैं कि पहले चरण में जितने भी ये विधानसभा रही हैं, इस पर बीजेपी का वर्चस्व रहा है। बाकायदा बीजेपी इस बात को लेकर पूरी रणनीति के साथ काम कर रही है। उन वोटर्स जिनके नाम कटे हैं, कुछ भी त्रुटि है, वापसी उनकी हो सकती है, जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी है और जिस तरीके से काम होना है। अगर यहां कांग्रेस थोड़ी सी भी ढीला रवैया अपनाती है, आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए पंकज, चुनावी तैयारियों की बात हो, प्लानिंग की हो, एग्जीक्यूशन की हो, मॉनिटरिंग की, मैनेजमेंट, हमेशा देखिए इतना बड़ा संगठन, इतना मजबूत संगठन बीजेपी ऐसे नहीं बना। वहां हर चीज को एक थिंक टैंक होता है, एक प्लानिंग योजना बनती है, उस पर विचार होता है, फिर उसके पर अमल शुरू होता है और फिर उसकी मॉनिटरिंग होती है, क्या योजना सही रूप पे चल रही है, लागू हुई है कि नहीं, और उसके बाद मैनेजमेंट आता है कि बढ़िया मैनेजमेंट, प्लानिंग और मैनेजमेंट दो ऐसी चीजें जो रिजल्ट पॉजिटिव देते हैं, हमेशा माना जाता है। तो देखिए बीजेपी हर चीज ठोस नजरिए से देखती है और करती है। यही वजह है कि बीजेपी तैयारियों में, चुनाव लड़ने में, जीतने में, सरकार को रिपीट करने में, हर जगह इसने विपक्ष को मात दी है। लेकिन देखिए शेयर बाजार की तरह आज की राजनीति भी कई बार ऊपर नीचे होती रहती है। कांग्रेस बेहद कमजोर रही है, गुटबाजी का शिकार रही है, लीडरशिप लैकिंग रही है। लेकिन अब मेरे को लगता है जो नए प्रभारी मिले हैं, जिस तरीके से मेहनत की जा रही है, पॉजिटिव नजरिया डेवलप किया गया है कि कांग्रेस में क्षमता है, कांग्रेस को लोग समर्थन दे रहे हैं, लेकिन पार्टी सतह पर क्यों नहीं आ रही, पार्टी मजबूत क्यों नहीं हो रही, आगे क्यों नहीं बढ़ रही। तो ये देखिए ठोकरें खाने के बाद ही आदमी को होश आता है और फिर एक संकल्प की बात आती है, जूझने की बात आती है। तो कांग्रेस अभी भी उस स्थिति से गुजर रही है। लेकिन आप देखिए प्रदेश की सियासत को देखिए पंकज, बीजेपी बेहद मजबूत है, तीसरी बार सरकार बनी है, राजनीतिक रिकॉर्ड बना है और कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीती है। लेकिन कांग्रेस में क्षमता तो है, लेकिन लगता है हनुमान की तरह, जैसे हनुमान को उनकी ताकत का एहसास कराया गया था तो फिर उनमें वो जोश आया था। तो कांग्रेस में उत्साह, जोश, लीडरशिप का जो एक गाइडेंस होती है, सबको साथ लेकर चलना, गुटबाजी से दूर रहना। देखिए बीती ताही बिसार दे आगे की सुधले, कांग्रेस के लिए भी है। कांग्रेस में क्षमता तो है, पूरी फौज है, बीजेपी से मजबूत तो नहीं लेकिन बीजेपी से बड़ी पार्टी है और बरसों तक राज किया है, तो उनके पास सब कुछ है, लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, उनकी ताकत का सही प्रयोग नहीं हो रहा, उपयोग नहीं हो रहा, यही कमी है कांग्रेस में। बिल्कुल, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र सोनी जी। वीरेंद्र सोनी जी, हरियाणा की तस्वीर आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए एसआईआर को लेकर हमने चाहे महाराष्ट्र का चुनाव देखा हो, हमने हाल फिलहाल में अभी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल देखा, विपक्ष ने हमेशा से ही एक सवाल उठाया कि जहां पर एसआईआर हुआ वहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई, उस वोट बैंक को काटने की कोशिश की गई है, जो कि तमाम आरोप लगे थे। लेकिन आप हरियाणा में ये किस तरीके से देख रहे हो? क्योंकि हमने तो पहली ही सूची देखी है, अभी पहला चरण देखा है और वो गढ़ देखा जो बीजेपी का गढ़ है, और उसमें इतनी बड़ी संख्या में वोटों का कट जाना, उसके बाद अगर आते भी हैं, आप इसको किस तरीके से देख पा रहे? क्या हरियाणा से विपक्ष के लिए उस सवाल का जवाब निकलता हुआ नजर आ रहा है जिसको लेकर बार बार उठाया जाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी काफी संख्या में मतदाताओं के नाम कटे हैं।
देखिए, मतदाता सूची शुद्ध होनी चाहिए, दोष रहित होनी चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए भी आवश्यक है। भाई जो पात्र है उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए और अपात्र का नाम होना नहीं चाहिए। तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी शासित है। हरियाणा में 34 लाख अभी जो नाम है मतदाताओं के कटे हैं, उनके अब कितने जुड़ पाएंगे ये तो 1 महीने का समय बताएगा। लेकिन चिंता भारतीय जनता पार्टी में भी है और कांग्रेस में भी है। भाई कांग्रेस का तो कोई बूथ स्तर पर संगठन है नहीं, और कांग्रेस तो चुनाव के दिनों में भी जो मतदाता पर्चियां बांटनी होती हैं वो भी आउटसोर्सिंग से करवाती है, कार्यकर्ता तो करते नहीं। तो कांग्रेस का कभी संगठन रहा नहीं, तो कांग्रेस तो संगठन की दृष्टि से काफी पिछड़ी हुई है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से लेती है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो भारतीय जनता पार्टी की 4729 शक्ति केंद्र हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां उनकी टिफिन बैठकें की हैं। टिफिन बैठकें मतलब अपने घर से भोजन लेकर आए और वहां बैठकर सामूहिक रूप से नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे भोजन किया। ये तो भोजन का तो बहाना था, लेकिन वहां रणनीति बनाई कि SIR अभियान के तहत हमने आगे कैसे चलना है, कैसे जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से कट गए हैं या जिनका मिलान नहीं हुआ या जो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, तो उनके लिए हमने कैसे जोड़ना है, नए मतदाता कैसे बनाने हैं, मतदाता सूची में अधिक से अधिक नाम जोड़े जाएं। तो इस तरह के भारतीय जनता पार्टी ने चिंता की है। तो अब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। तो जो टिफिन बैठकें थी उसमें बड़े नेता और छोटे कार्यकर्ता मतलब एक समान जब बैठेंगे तो निश्चित रूप से समानता का भाव भी होगा और संगठन की दृष्टि से मजबूती भी आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी इसको इस दृष्टि से काम कर रही है। और ये जरूरी नहीं है कि देखिए बिहार का मामला अलग था कि बिहार में SIR चला या पश्चिम बंगाल में चला तो वहां भारतीय जनता पार्टी आई, विपक्ष को कहने का अवसर मिल गया। तो अब विपक्ष के लिए चुनौती तो हरियाणा में भी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, क्योंकि जीत हार का अंतर जो अगर 35-40 हजार के करीब रहता है, वैसे तो इससे भी कम रहता है, तो इतनी संख्या में हर विधानसभा क्षेत्र से वोट कट जाए तो ये चिंता का विषय होना है। तो भारतीय जनता पार्टी इसे गंभीरता से ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जो विधायक हैं उनमें भी संगठन की दृष्टि से जो बड़े नेता हैं उनमें इस बात को लेकर चिंता है कि अधिक से अधिक मतदाता सूची में नाम जोड़े जाएं और इसके लिए BLO से संपर्क किया जाए, जो औपचारिकता है उनको पूरा करने में लोगों का सहयोग किया जाए। देखिए ये तो लोगों के ऊपर ही निर्भर करता है जो अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना चाहते हैं। अगर लोग ही रुचि नहीं रहेंगे तो बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी कहां तक इसको सक्रियता निभा पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी सक्रियता है, तो कांग्रेस में अभी देखिए संगठन की दृष्टि से बहुत खामियां हैं, तो कांग्रेस उस दृष्टि से काफी पिछड़ी हुई है। अब नए मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभियान भी चला रही है। जिस तरह जंतर मंतर पर जैन जी का आंदोलन हुआ उससे भारतीय जनता पार्टी और सतर्क होगी है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अब शिक्षण संस्थाओं में, कोचिंग सेंटरों में जाकर अपनी पार्टी का दृष्टिकोण युवा वर्ग को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि युवा वर्ग भ्रमित ना हो और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण बना रहे। भारतीय जनता पार्टी तो इस दृष्टि से काम कर रही है। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी दक्षिणी हरियाणा का दौरा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसके भी सकारात्मक परिवर्तन अगर वीरेंद्र जी मैं कहूं, एक संगठन मजबूत करना और ये जो परिवारवाद के एलिगेशन लगते हैं या फिर इस बात को कहा जाता है कि जो वरिष्ठ नेता मौजूद हैं वो छोटे कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते, ये हमेशा से ही कांग्रेस पर एलिगेशन लगते आए हैं। बाकायदा उनके अपने लोगों ने भी इस तरीके की बातें सामने लेकर आए हैं। इस पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगी इस पर। देखिए कांग्रेस में तो ऐसा चलता आया है, हाँ। लेकिन पहली बार जो है अब ये धारणा बदली है। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी अब अपने कार्यालयों से निकलकर फील्ड में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की भावनाएं समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। तो कांग्रेस का दृष्टि बदली है, तो इसलिए यह माना जाना चाहिए कि कांग्रेस में बदलाव देखने को मिलेगा। इसका असर जरूर। डॉक्टर महेश कुमार, आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए वीरेंद्र जी इस बात को कह रहे हैं कि परिवर्तन तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस काम नहीं कर रही है। कांग्रेस के अंदर जो भीतर खाने में जिस तरीके से उनमें जद्दोजहद चलती है, इस बात को कहते हैं कि छोटे कार्यकर्ता की नहीं सुनते हैं, लेकिन जब यहाँ SIR में आपको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, उन वोटरों को वापस लेकर आना पड़ेगा जो नहीं भी आना चाहते हैं, किसी कारणवश वो नहीं जुड़ पाते हैं। ऐसे में बीजेपी तो काम करे, बीजेपी ने तो इस बात पर भी काम करना शुरू कर दिया है कि वो किस तरीके से उन विधानसभा सीटों पर जितने भी लोग हैं जिनके नाम कटे हैं उस पर किस तरीके से कार्यकर्ता को भेजना है, उसके क्षेत्र में कितने लोग आते हैं और कितने लोगों के बकायदा वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं उनको वापस लाना है, उनका पूरा डेटा लेकर आना है। क्या कांग्रेस को इस पर काम नहीं करना चाहिए?
देखिए पंकज, यकीनन इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस पार्टी इस बार सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ये कोशिशें पहले भी की गई हैं, बीके हरिप्रसाद की तरफ से भी की गई थी, दीपक बाबरिया की तरफ से भी की गई थी। कोशिशें पहले भी हुई लेकिन नाकाम साबित हुई। और इस बार जो अलग देखने को मिल रहा है वो ये है कि प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष दोनों एक साथ कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। पहले ये कोशिशें अलग अलग देखने को मिल रही थी, अब एकजुटता के साथ देखने को मिल रही है। कोशिश संगठन सृजन को लेकर राहुल गांधी भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की परेशानी यह है कि दशकों का वक्त बीत गया है और संगठन जो मतदाता के करीब होना चाहिए, यानी मतदान केंद्र पर जो संगठन होना चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है और जब तक ब्लॉक अध्यक्ष नहीं होंगे आपके पास बूथ मैनेजमेंट की संभावना बेहद सीमित हो जाती है और जिला अध्यक्ष घोषित कर देने से कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत नहीं हो जाता है। और जो जिला अध्यक्ष बनाए गए थे उन्हें पावर्स देने की बात राहुल गांधी करते रहे, लेकिन कितनी पावर्स मिल पाई? अभी जो एक्टिव जिलाध्यक्ष है उनकी संख्या बेहद सीमित है। उंगलियों पे आप 1 2 3 4 गिन लीजिए, उससे ज्यादा एक्टिव जो जिलाध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में देखने को नहीं मिल रहे। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह के संगठन की उम्मीद लगाए हुए है वो संगठन नहीं बन पा रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी हर एक बूथ पर जिस तरीके से जिक्र चल रहा था कि शक्ति केंद्र प्रमुख बनाए गए हैं, पन्ना प्रमुख पहले से थे, तो हर एक पन्ने पर जब भारतीय जनता पार्टी की नजर है तो यहां पर तो पूरे बूथ के बूथ खाली हैं और पूरे विधानसभा के विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी के खाली पड़े हैं। ऐसे में जब आप वोटर पर नजर नहीं रखेंगे, उसकी लिस्ट आपके हाथ में नहीं होगी, आप उसके करीब नहीं जाएंगे, तो कैसे आप नुकसान को, डैमेज कंट्रोल को कैसे रोक पाएंगे? और यही मजबूरी महेश कुमार जी, मैं लौटती हूं आपके पास में। हाँ, मैं इस बात से इनकार नहीं है कि कांग्रेस अब सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। कितनी दूर पहुंच पाएगी देखने वाली बात। बिल्कुल, मैं लौटती हूं आपके पास में और देवेंद्र कथुरिया जी के पास चलती है। देवेंद्र कथुरिया जी, बिल्कुल, क्योंकि महेश कुमार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये उठाया कि देखिए आप जो बातें कह रहे हैं, जिस संगठन को मजबूत करने की बात करें, धरातल पर जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक वो संगठन मजबूत नहीं होगा। देखिए पंकज, कोशिशें कांग्रेस की तरफ से हुई हैं, लेकिन मेरे को लगता है तरीके सही नहीं थे, उसका एग्जीक्यूशन सही नहीं हुआ। और सबसे बड़ा नुकसान लगता है कांग्रेस को गुटबाजी ने पहुंचाया है। गुटबाजी की वजह से कांग्रेस ने बहुत नुकसान उठाया चुनाव में। और जिस तरीके से 2024 के विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में तो 10 में से 5 सीटें कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस ये मान के बैठी थी कि अब एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर था बीजेपी के खिलाफ, जिस तरीके से मनोहर लाल को बदला गया कि अब बस लोगों का रुझान खत्म हो गया है, बीजेपी की छुट्टी होगी, इस तरह का जो सोच आ गई थी, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि हाँ कांग्रेस आ रही है, लोगों की जुबान पर था। मैंने पुलिस वालों के मुंह से सुना, भाई कथुरिया जी अब तो कांग्रेस आएगी, मतलब इस तरह की हवा चलनी शुरू हो गई थी। लेकिन अपनी गलतियों की वजह से, अपनी खामियों की वजह से, अपनी अहम की वजह से, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स की वजह से, बहुत सारे कारण रहे, सरकार बनती बनती हाथ से फिसल गई। तो अभी भी जैसा बीजेपी जितना मजबूत संगठन है, जिस तरीके से जिम्मेदारियां दी जाती हैं, निभाई जाती हैं, उन पर नजर रखी जाती है, कांग्रेस में ऐसा अभी नहीं है। कांग्रेस कोशिश कर रही है, दौड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी अभी भी 4 कदम 6 कदम आगे है। कांग्रेस को अगर मुकाबला, देखिए हरियाणा में बीजेपी को डर है तो सिर्फ कांग्रेस से, बाकी दल तो सारे कमजोर हो गए। चैलेंज कौन कर सकता है, मुश्किलें कौन खड़ी कर सकता है, सामने मुकाबला कौन देखता है? कांग्रेस। कांग्रेस के पास संगठन है, नेता भी हैं, लेकिन उस तरह की जबरदस्त प्लानिंग नहीं है, यूनिटी नहीं है पार्टी में, लीडरशिप ऊपर से जो होती है, लीडरशिप जो रास्ता दिखाती है, उस तरह की चीजें अभी भी इन कमियों से जूझ रही है कांग्रेस। बिल्कुल, समय कम होने के चलते चर्चा को मुझे यहीं पर रोकना होगा। आप सभी मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी तरफ से पूरे तरीके से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि देखिए पहली लिस्ट के जिस तरीके से सामने आई है उसमें इतने सारे वोटर जो रहे हैं, जो इसमें नाम कट चुके हैं, वो वापस कितने आते हैं, सवाल ये भी बड़ा है। दूसरा सवाल ये भी है कि बीजेपी अपनी नई रणनीति लेकर आती है। कांग्रेस को कदम से कदम मिलाकर अगर चलना है और झुकाव इस दौरान बीजेपी की देना होगा तो उस पर कांग्रेस को बखूबी एक मजबूत रणनीति के साथ में आगे बढ़ना होगा। तो फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।